हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संविधान सभा निर्माण की प्रक्रिया, जो कि हमने घटना चक्र से लिए हुए हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ में आगामी जो पीएससी की एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 में। स्वराज पार्टी ने 1934 में भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों के प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, एम.एन. रॉय ने। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों के प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो एम.एन. रॉय ने किया था। और कब किया था? तो 1934 में किया था। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1942 में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात किया गया था। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख प्रति व्यक्ति। ऑप्शन बी सही आंसर है। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, 10 लाख प्रति व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड नहीं था। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था पूछा गया है हमसे, तो विलियम वुड नहीं था। ऑप्शन ए सही आंसर है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेंड, पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। और कौन जो था वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड नहीं था। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का गठन किया गया था। भारतीय संविधान का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो कौन थे उपसभापति? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय में
कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष उप सभापति बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, पूछा गया है। और क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो कौन नहीं था, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। कथन ए है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। और कारण है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो जब भी कथन और कारण वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इस ट्रिक आजमा सकते हैं कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, क्योंकि यहाँ क्योंकि लगा दीजिए। अगर ये फिट बैठ जाता है तो आंसर दोनों ही सही हो जाएगा, क्योंकि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, कथन तो सही है पर कारण गलत है। कथन सही है किंतु कारण गलत है। मैं एक बार क्वेश्चन को और रिपीट कर रही हूँ। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्कीबाल्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जा इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। यह कथन सत्य है परंतु कारण गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? ध्यान रखिएगा, सत्य पूछा गया है। यह व्यस्त मताधिकार पर आधारित थी। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। वह बहुदलीय निकाय थी। और फोर्थ है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो संविधान सभा के विषय में सत्य कथन पूछा गया है। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में 3 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। वह बहुदलीय निकाय थी और 4 है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन व्यस्त मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? यह व्यस्त मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, और डी है कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह व्यस्त मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ऑप्शन ए, और ऑप्शन डी यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। आइए कूट भी देख लेते हैं। तो ए और डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है पूछा जा रहा है। तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी है इसका निर्वाचन सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। और डी है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो संविधान सभा के बारे में गलत कथन पूछा गया हमसे, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा कि इसका निर्वाचन सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे और सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में इनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं के द्वारा संविधान सभाओं में सदस्यों का चुनाव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत सभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय विधानसभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं।
संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। 25 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? तो ऑप्शन बी सही आंसर है। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। थर्ड है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। और फोर्थ है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। यह तीनों कथन सही हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, 31 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। और भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर विकल्प सी होगा। देखिए, संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए थे, किंतु ऑप्शन में 11 और 11 है ही नहीं, तो उससे निकटतम जो आंसर है वही हमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए आंसर 12 को लिया गया है। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि अगर ऑप्शन में 11 रहा तो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। और अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, उस दिन 11वां अधिवेशन अंतिम अधिवेशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा के अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि कौन सी है? तो 24 जनवरी 1950। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। सूची X को सूची Y से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी थे। कौन थे? H.C. मुखर्जी।
प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो के एम मुंशी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के एम मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वी टी कृष्णाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन देखते हैं। ए का 4, सी का 3, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व वी टी कृष्णामाचारी करने वाले जो संविधान सभा सदस्य थे वे कौन थे? तो वी टी कृष्णामाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें बी एन राव के नाम से जाना जाता है, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसके द्वारा किया गया था? तो बी एन राव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी एन राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। 37 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो सही जवाब है 17 नवंबर 1949। किंतु किसी भी ऑप्शन में 17 नवंबर 1949 नहीं है, जिसकी वजह से यह क्वेश्चन विलोपित कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 17 नवंबर। याद रखिएगा 17 नवंबर 1949 भारतीय संविधान का तृतीय वाचन का प्रारंभ हुआ था। तो 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी सही आंसर है। भारतीय संविधान की उद्देशिका मीन्स प्रस्तावना में उल्लेख किया गया कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा उसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। ऑप्शन ए सही आंसर है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसी वजह से संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन ए सही आंसर है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया और अधिनियमित किया गया था। 46 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। कब हुआ था भारत का संविधान अधिनियमित और अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका डिटेल देखते हैं। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्याग पत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथम निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। अतः स्पष्ट है कि अभिष्ट उत्तर बी सही है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मृत्यु कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई थी 1956 में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। तो ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। और दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह पूछा गया है हमसे। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तो ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन 2 देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो ऑप्शन 2 भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
51 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन 1, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और कारण है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त के संदर्भ में कौन सा एक सत्य है? तो ए तथा आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही हैं, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो मौलाना आजाद ने की थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। 53 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। तो यह कथन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। यह कथन याद रखिएगा, यह कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन है, यह कथन किसका है? अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन है आइवर जेनिक्स का। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिक्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। 56 नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन है ऑस्टिन का। ऑप्शन ए सही आंसर है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकर्ता ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्याएं थी? कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? तो कितनी थी? तो ऑप्शन ए सही आंसर है 15। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी? तो 15 महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। ऑप्शन जो ए है सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमने संविधान सभा एवं निर्माण की प्रक्रिया के एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।